नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के अर्थशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में तीसरी इकाई के दूसरे पाठ में आज हम संरक्षण के बारे में बात करेंगे। पिछले पाठ नंबर 1 में हमने मुक्त व्यापार की बात करी थी। आज संरक्षण या प्रोटेक्शन की बात करेंगे। संरक्षण ऐसी व्यावसायिक नीति है जो घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए प्रयोग की जाती है। इस नीति के अंतर्गत विदेशी उत्पादों पर आयात शुल्क इस उद्देश्य से लागू किए जाते हैं कि कम कीमत वाले विदेशी उत्पादों को ऊंची कीमत वाले आयात प्रतियोगी घरेलू उत्पादों के समान स्तर पर लाया जा सके। वैज्ञानिक दृष्टि से घरेलू उद्योगों को विदेशी आयातों को नियंत्रित करके संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस संबंध में या तो विदेशों से आयात की बिल्कुल मनाही कर दी जाती है या उनको आयात कोटा और लाइसेंस के द्वारा विनियमित कर दिया जाता है। घरेलू देश अपने उत्पादन और निर्यातों पर अनुदान देने, विनिमय दरों में परिवर्तन और विदेशी विनिमय नियंत्रणों आदि उपायों को भी लागू कर सकते हैं। H.G. जॉनसन के अनुसार संरक्षण ऐसी नीति को प्रकट करता है जिनसे घरेलू उपभोक्ता और उत्पादक के लिए वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों और विश्व बाजार में सापेक्ष कीमतों में अंतर पैदा हो जाता है। एडम स्मिथ की मुक्त व्यापार की नीति को अलेक्जेंडर हैमिल्टन, फ्रेडरिक लिस्ट और H.C. केरी जैसे 18वीं और 19वीं शताब्दी के अर्थशास्त्रियों द्वारा चुनौती दी गई। इन प्रारंभिक विचारकों के विचारों ने 20वीं सदी के विकसित और अल्पविकसित देशों दोनों के नीति निर्माताओं की कल्पना को प्रभावित किया। इसमें शक्तिशाली संरक्षणवाद विचारधारा ने जन्म लिया। अर्थशास्त्रियों ने तीव्र विकास और संसाधनों के इष्टतम प्रयोग के लिए संरक्षणवाद का समर्थन किया। संरक्षणवादियों का यह विश्वास है कि यदि अर्थव्यवस्था में अर्ध बेकार और बेकार उत्पादक साधन दिए गए हैं तो उनको संरक्षण के द्वारा अवशोषित या एब्जॉर्ब किया जा सकता है। मुक्त व्यापार को छोड़ देने से हानि नहीं होती बल्कि लाभ होता है। निसंदेह आधुनिक व्यापार नीति में संरक्षण को स्थापित विश्वास के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। फिर भी क्या संरक्षण एक आर्थिक स्वर्णिम युग की ओर ले जाएगा या किसी अंधगंदी में छोड़ देगा, इसके पक्ष में या विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। संरक्षण के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, संरक्षण की नीति को उचित ठहराने के लिए कई दलीलें दी गई। हैबरलर ने इन दलीलों या तर्कों को 2 श्रेणियों में बांटा है। पहला आर्थिक और दूसरा गैर आर्थिक तर्क। आर्थिक तर्कों में सबसे पहला जो तर्क है वो शिशु उद्योग तर्क या इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि एक नया स्थापित उद्योग अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में कम लागत वाले विदेशी उद्योगों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करने के लिए योग्य नहीं होता। अतः संरक्षण आवश्यक है क्योंकि यह विश्व प्रतियोगिता का सामना करने के लिए काफ़ी परिपक्व या मैच्योर नहीं होता है। तो जब तक वह परिपक्व या मैच्योर नहीं होता है तब तक उस उद्योग को संरक्षण दिया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार दूसरा तर्क दिया जाता है विकृतियों की समाप्ति का तर्क या एलिमिनेशन ऑफ डिस्टॉर्शन आर्ग्यूमेंट। कई प्रकार की विकृतियां बाज़ारों में आती है जो वस्तु बाज़ार और साधन बाज़ार में पाई जाती है। तो ऐसी विकृतियों के मौजूद होने से प्रतियोगी मुक्त व्यापार से लाभों की प्राप्ति में रुकावट पड़ती है। इससे उद्योगों को अस्थायी आधार पर नहीं, जैसा कि शिशु उद्योग तर्क में माना जाता है कि अस्थायी आधार पर संरक्षण दे दो, बल्कि इस तर्क के आधार पर तो स्थायी आधार पर संरक्षण प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। तीसरा तर्क दिया जाता है संरक्षण के पक्ष में मूल उद्योग तर्क या की इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट। मूल उद्योग वे हैं जो अर्थव्यवस्था में मौलिक महत्व रखते हैं।
वे कई अन्य उद्योगों के विकास की संभावनाओं को खोलते हैं। मूल उद्योगों में कृषि के अतिरिक्त लोहा और स्टील उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन उद्योग, भारी बिजली उद्योग, सीमेंट, मशीन, औजारें, पेट्रोलियम आदि उद्योग सम्मिलित हैं। इन मूल उद्योगों अथवा सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योगों के संबंध में देश घरेलू उत्पादन को संरक्षण देते हैं। अगला तर्क है उद्योगों का विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट। संरक्षणात्मक प्रशुल्क के पक्ष में एक महत्वपूर्ण तर्क उद्योगों का विविधीकरण अथवा उद्योगों के विभिन्न वर्गों पर उचित संतुलन को बनाए रखना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मुक्त व्यापार में जिस वस्तु में अवसर लागत का लाभ होगा उसी वस्तु का उत्पादन होता है, दूसरी वस्तु का नहीं होता है। जबकि देश में उद्योगों का विविधीकरण भी आवश्यक होता है, सभी प्रकार का उत्पादन करना पड़ता है, इसलिए यह तर्क दिया जाता है। अगला तर्क है बाहरी बचत तर्क या एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर्ग्यूमेंट। औद्योगिक विस्तार से बाहरी बचतें प्राप्त होती है जो पूरी अर्थव्यवस्था के कुल मिलाकर विकास को शक्तिशाली प्रेरणा देती है। यदि विस्तार नहीं होगा, मुक्त व्यापार होगा तो एक ही क्षेत्र में उद्योगों का बढ़ावा होगा, तो औद्योगिक विस्तार नहीं होने के कारण से बाहरी बचतें नहीं मिलेगी। अतः बाहरी बचतों का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक विस्तार हो और उसके लिए यह आवश्यक है कि घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाए। अगला तर्क है सूर्यास्त उद्योग तर्क या सनसेट इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट। हाल के समय में यूरोपीय देशों में एक तर्क उठा है कि उनके कपड़ा, जूते और स्टील जैसे श्रम गहन उद्योगों को प्रतियोगिता शक्ति 1970 के दशक से जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, मलेशिया और भारत के उद्योगों की तुलना में घट रही है। तर्क यह है कि यूरोप के कुछ परिपक्व उद्योगों में सूर्यास्त हो रहा है। वे अपने आप को दोबारा लैस कर सकते हैं और अपनी प्रतियोगिता शक्ति को दोबारा केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं यदि उन्हें अस्थायी संरक्षण होता है। तो इस प्रकार के उद्योग जिनका सूर्यास्त या जिनका उत्पादन या जिनकी उपयोगिता कम हो रही है, उनको संरक्षण देने का तर्क दिया जाता है। अगला तर्क है रोजगार तर्क या एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट। बहुत समय से संरक्षणात्मक प्रशुल्क के पक्ष में एक प्रमुख तर्क रोजगार पर आधारित है। यदि कोई देश अतिरिक्त क्षमता अथवा संरक्षणात्मक बेकारी का शिकार है तो उसके लिए निश्चित रूप से यह आकर्षक बात है कि वह संरक्षण के द्वारा आयात प्रतियोगी उद्योगों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान कर लेवे। जब प्रशुल्क को लागू किया जाता है, जो कि संरक्षण का एक प्रकार का रूप है, तो इससे आयात में कमी होती है। परिणाम स्वरूप आयात प्रतियोगी उद्योगों को घरेलू बाजार में अपनी बिक्री बढ़ाने के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे उन उद्योगों में अतिरिक्त रोजगार की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार अगला तर्क दिया जाता है राशि पतन विरोधी तर्क या एंटी डंपिंग आर्ग्यूमेंट। हम जानते हैं कि राशि पतन का मतलब क्या होता है। राशि पतन एक दिए गए बाजार में कम कीमत वाले विदेशी उत्पादों की बाढ़ आ जाती है। विदेशी उत्पादक द्वारा राशि पतन किया जाता है अपनी वस्तु को सस्ते में बेचने के लिए। तो जब विदेशी उत्पादक राशि पतन करते हैं तो प्रशुल्क को लागू करने के लिए शक्तिशाली औचित्य सामने दिखाई देता है। इसी प्रकार अगला तर्क है व्यापार की शर्त तर्क या बैलेंस ऑफ पेमेंट आर्ग्यूमेंट। जब एक देश को भुगतान संतुलन के घाटे की समस्या का सामना करना पड़ता है और वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात के कारण भुगतान विदेशों से प्राप्तियों से अधिक है, तो संरक्षणात्मक प्रशुल्क भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने में सहायता कर सकता है। इसी प्रकार अगला तर्क दिया जाता है विदेशी व्यापार की शर्त तर्क टर्म्स ऑफ ट्रेड आर्ग्यूमेंट। एक देश संरक्षणात्मक प्रशुल्क को लागू करके व्यापार की शर्तों में सुधार कर सकता है। जब प्रशुल्क लागू किया जाता है तो आयातों में कमी होती है तथा निर्यात की मात्रा यदि वही भी रहे तो भी आयात में कमी के कारण घरेलू उत्पादन बढ़ता है। इस प्रकार व्यापार की शर्तों में सुधार होता है।
अगला तर्क है विदेशी पूंजी अंतर्वाह तर्क या फॉरेन कैपिटल इनफ्लो आर्ग्यूमेंट। यदि एक देश ऊंचे प्रशुल्क लागू कर देता है तो विदेशी फर्म अपनी शाखाओं को प्रशुल्क लागू करने वाले देश में स्थापित करना पसंद करेंगे क्योंकि वो अप्रशुल्क से बचना चाहेंगे। इस प्रकार प्रत्यक्ष निवेश का बड़ा प्रवाह हो जाता है जिससे विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह देश में बढ़ता है। अगला तर्क है सामरिक व्यापार नीति तर्क या स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी आर्गुमेंट। यह दलील इस बात पर बल देती है कि सूचना टेक्नोलॉजी, दूरसंचार, कंप्यूटर इत्यादि आधुनिक ऊंची टेक्नोलॉजी की क्षेत्रों को संरक्षण की आवश्यकता है। यह उद्योग बहुत पूंजी गहन हैं, उन्हें विदेशी प्रतियोगिता से बचाना चाहिए, इसलिए संरक्षण की आवश्यकता रहती है। अगला तर्क है राजस्व तर्क या रेवेन्यू आर्गुमेंट। संरचनात्मक प्रशुल्क की नीति का इस आधार पर भी समर्थन किया जाता है कि सरकार इस स्रोत से बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त कर सकती है। अतः यह भी तर्क दिया जाता है कि संरक्षण की नीति अपनाने में जिसमें कि मुख्यतः प्रशुल्क लागू किया जाता है उससे सरकार को राजस्व मिलता है। अगला तर्क दिया जाता है घरेलू बाजार का विस्तार तर्क या एक्सपांशन ऑफ होम मार्केट। यदि विदेशी वस्तुओं पर प्रशुल्क लागू कर दिया जाए तो विदेशी वस्तुओं के प्रवाह में कमी होती है और घरेलू उत्पादकों को अपने उत्पादन को फैलाने का अवसर प्राप्त होता है। इसी प्रकार घरेलू बाजार का विस्तार होता है। अगला तर्क दिया जाता है सौदेबाजी अथवा प्रतिरोध का तर्क, बार्गेनिंग और रिटेलिएशन आर्गुमेंट। यदि एक देश यह पाता है कि पड़ोसी देश अथवा उसके व्यापार में भागीदार ने अपने आप को प्रशुल्क के हथियार से लैस कर लिया है और उसकी संरक्षणात्मक व्यावसायिक नीतियां इसके आयातों को हानि पहुंचा रही है, तो उसे प्रतिरोध या जवाबी कार्रवाई के रूप में अथवा समान अथवा अच्छी स्थिति में सौदेबाजी करने के लिए अन्य देशों के निर्यातों के विरुद्ध प्रशुल्क को लागू करना पड़ता है। अतः संरक्षणवाद पर जाकर सौदेबाजी की ताकत को बढ़ाया जा सकता है या सामने वाले देश ने यदि प्रशुल्क लागू किया है तो उसका प्रतिरोध भी किया जा सकता है। इसी प्रकार अगला तर्क दिया जाता है मुद्रा को स्वदेश में रखने का तर्क, कीपिंग मनी एट होम आर्ग्यूमेंट। यदि प्रशुल्क द्वारा आयात को सीमित किया जाता है और इसकी बजाय वस्तुओं को घरेलू देश के अंदर तैयार किया जाता है तो वस्तुएं और मुद्रा दोनों स्वदेश में ही रहते हैं, अतः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की बचत होती है। अगला तर्क दिया जाता है निर्धन श्रम तर्क या पेपर लेबर आर्गुमेंट। विकसित देशों में संरक्षण के समर्थन में दिए गए तर्कों में से एक मजदूर के हितों की रक्षा करने के आधार पर प्रस्तुत किया गया यह तर्क है। भिन्न भिन्न देशों में प्राय मजदूरी की दरों में काफ़ी बड़े अंतर पाए जाते हैं, इसलिए मजदूरी में ऐसे अंतरों को ध्यान में रखते हुए यह तर्क दिया जाता है कि निर्धन श्रम का प्रयोग करके कम मजदूरी वाले देशों द्वारा उत्पादित उत्पादों के साथ ऊंची मजदूरी वाले देशों के उत्पाद प्रतियोगिता नहीं कर सकता। इस निर्धन श्रम को प्रतियोगिता से रहन सहन के स्तर को बचाने के लिए कम मजदूरी वाले देशों के उत्पाद पर संरक्षणात्मक प्रशुल्क लागू किया जाना चाहिए। इसी तरह अगला तर्क दिया जाता है लागतों का समानीकरण तर्क या इक्वलाइजेशन ऑफ कॉस्ट आर्गुमेंट। कई बार संरक्षण की नीति का इस आधार पर समर्थन किया जाता है कि यह विदेशी और घरेलू उत्पादों की उत्पादन लागतों को समान बना सकता है, क्योंकि विदेशों से आने वाली वस्तु कम उत्पादन लागत पर आ रही है, वो हमारे देश में बिकती है, अतः उसकी लागत को हमारे देश में उत्पादित वस्तु की लागत के बराबर करने के लिए संरक्षण की नीति के अंतर्गत प्रशुल्क आदि लागू करके दोनों की लागतों का समानीकरण करने के लिए प्रशुल्क या संरक्षण की नीति का पक्ष में तर्क दिया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय संसाधनों का बचाव तर्क या कंजर्वेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। कुछ देश क्षीण हो जाने वाले कच्चे मालों और खनिजों
के निर्यात में विशिष्टीकरण करते हैं, जैसे ब्रिटेन कोयले में, भारत मैंगनीज और अभ्रक में, दक्षिणी अफ्रीका सोने में और मध्य पूर्व के देश कच्चे तेल में। इस प्रकार के क्षीण होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करने वाले देशों को इन्हें लंबे समय तक बचाए रखने के लिए निर्यात शुल्क लागू करने चाहिए। वे घरेलू देशों में विनिर्माण उद्योग का विकास करने और विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करके इन संसाधनों का अधिक अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। अगला तर्क है आर्थिक पुनरुत्थान तर्क। यदि एक देश विराम या मंदी में से निकल रहा है तो यह दलील दी जाती है कि प्रशुल्क संरक्षण से आर्थिक पुनरुत्थान संभव हो सकता है, क्योंकि अभी उस देश को विदेशी उद्योगों या विदेशी कंपनियों के प्रतियोगिता से बचाना है, क्योंकि मंदी के दौर से निकालना है। इस प्रकार हमने देखा कि कई तर्क संरक्षण के पक्ष में आर्थिक दिए गए हैं। अब संरक्षण के पक्ष में जो गैर आर्थिक तर्क दिए जाते हैं प्रमुखता से दो हैं। नॉन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शन। संरक्षण की नीति के पक्ष में दो गैर आर्थिक तर्क भी दिए जाते हैं, निम्न प्रकार से हैं। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा तर्क या नेशनल डिफेंस आर्ग्यूमेंट। संरक्षण की नीति का समर्थन इस तर्क के आधार पर भी किया जाता है कि एक देश को सुरक्षा उत्पादन के संबंध में आत्मनिर्भर होना चाहिए। युद्ध सामग्री या सुरक्षा से संबंधित उपकरण, हथियार आदि के उत्पादन में देश को अपने देश के अंदर ही करना चाहिए एवं इस प्रकार के उद्योगों को संरक्षण देना चाहिए। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरा तर्क दिया जाता है जो नॉन इकोनॉमिक या गैर आर्थिक है, वह है विशेष हित तर्क या स्पेशल इंटरेस्ट आर्ग्यूमेंट। किसी विशेष देश में जनसंख्या अथवा धंधों की कई श्रेणियां हो सकती है जिन्हें विदेशी प्रतियोगिता से बहुत हानि पहुंच सकती है। उदाहरण के लिए विशेष कौशल एवं कारीगरी की वस्तुएं कम लागत पर तैयार नहीं कर सकते, तो वे मशीन के द्वारा निर्यात या आयात की गई वस्तुओं की प्रतियोगिता का सामना कर सकें। अतः इस प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन को संरक्षण देने के लिए इस नीति का पक्ष लिया जाता है। इस प्रकार आज के पाठ में हमने संरक्षण का अर्थ तथा उसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं उनका अध्ययन किया। धन्यवाद।